Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 7, that is the p block element, and the topic for today is the reactivity towards halogen. अगर आपको याद हो इससे पहले जो आपने रिएक्शंस की थी वो थी रिएक्टिविटी विद, अगर हम बात करें टुवर्ड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और आज जो आप करेंगे दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. हैलोजन कौन से होते हैं? जैसे कि आपको पता है ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसको हम क्या बोल देते हैं? हैलोजन. यहां पर जो एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ई क्या है? एलिमेंट. कौन से एलिमेंट? ग्रुप 15 के एलिमेंट. कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. अगर हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी अगर करते हैं तो इट विल फॉर्म टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स, विच वन इज EX3 एंड EX5 अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी. जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रुप 15 है वो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या दिखाता है? +5 और +3. तो उन्हीं के बेसिस पर हमारे दो तरह के क्या बनाएंगे? हैलाइड्स बनेंगे. कौन कौन से? EX3 और EX5. यहां पर आपने जो चीज नोट करनी है दैट इज नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म द पेंटाहेलाइड. Why? Due to the non availability of the d orbital. तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है which one? PCl5 is possible. PCl5 is possible but NCl5 is not possible. What is the reason? तो PCl5 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? इसके पीछे रीजन क्या रहेगा? क्योंकि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं दोनों की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? अगर हम यहां देखते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज 1s2 2s2 2p3. तो इसका मतलब यहां पर देखें तो 2D अवेलेबल नहीं है क्योंकि D को स्टार्ट होने के लिए मिनिमम कौन सा लेवल चाहिए? थर्ड लेवल. अगर हम फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. लेकिन अगर हम देखें तो 3D अवेलेबल है, बेशक एम्प्टी है, तो इसका मतलब इट कैन यूज इट्स D ऑर्बिटल. और ये क्या करेगा? अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है. नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4. नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है? 4. अगर हम फास्फोरस की बात करें तो इट कैन एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 5 से ज्यादा भी कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, बट विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इट विल नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड. नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं तो पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड. जो पेंटाहेलाइड है वो ज्यादा कोवेलेंट होंगे क्योंकि पेंटाहेलाइड का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +5. ट्राइहेलाइड में कितनी होगी? दैट इज +3. तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके कोवेलेंट के चांसेस ज्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू फजान रूल. फजान रूल जो है वो क्या कहता है? स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर. तो जितना कैटायन छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी. तो अगर हम यहां पर देखें पेंटाहेलाइड का मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, +5 का मतलब वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन कम है. अगर उसको चेक किया जाए तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन कम होने से पर क्या होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होगा और साइज छोटा होगा. इसका मतलब जो पेंटाहेलाइड है उसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका जो साइज है वो क्या है? स्मॉल है एज कंपेयर टू ट्राइहेलाइड. स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर एंड मोर विल बी द पोलराइजेशन, मोर विल बी द कोवेलेंट करैक्टर. तो आप इसको इस बेसिस पर बता सकते हैं. दूसरा पॉइंट है कि +5 की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है. तो 5 कैसे करेगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम शेयरिंग से बात करें हो सकता है 3 लूज भी कर दे लेकिन 5 के चांसेस कम होंगे. पहला पॉइंट ये जो मैंने आपको बताया फजान रूल पे बता सकते हो, दूसरा आप इस बेसिस पे बता सकते हो. अगर हम बात करें इन नाइट्रोजन देयर इज ओनली वन स्टेबल हैलाइड विच वन इज NF3. क्योंकि अगर हम क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें तो वो उसके साथ कंबाइन होकर क्या करेगा? जो हैलाइड बनाएगा वो अनस्टेबल होगा. रीजन? क्योंकि सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन. उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनका साइज लार्ज है विच कैन नॉट बी एकोमोडेटेड बाय द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का साइज सबसे स्मॉल है. वो स्मॉल साइज फ्लोरीन को तो एकोमोडेट कर सकता है लेकिन लार्ज साइज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को एकोमोडेट नहीं करेगा. नेक्स्ट वन अगर हम आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल. हाउ ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल्स. तो दीज मेटल्स विच react with these group elements like nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth with oxidation state -3.
दैट मीन्स these element will show -3 oxidation state with the metals. Why? क्योंकि metals को आपको पता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और उसके साथ जो चीज कंबाइन होगी दैट मीन्स ये जो बाकी के एलिमेंट अगर कंबाइन होते हैं दे विल शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे कि अगर हम यहां पर चेक करें तो रिएक्टिविटी विद मेटल्स चेक करेंगे तो आपने क्या नोट करना है, जैसे कैल्शियम के साथ अगर कौन कंबाइन होता है, नाइट्रोजन कंबाइन होता है, इट विल फॉर्म कैल्शियम नाइट्राइड. देन फार्मूला विल बी अकॉर्डिंग टू द वैलेंसीज, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और नाइट्राइड में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या मिलेगा, Ca3N2. ऐसे अगर हम फॉस्फाइड की बात कर रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड, और अगर हम यहां पर देखें तो मैग्नीशियम बिस्मिथाइड, ये हमारे क्या होंगे, सारे के सारे फार्मूले बनेंगे. दैट मींस दीज आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन दीज एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल्स, और एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे लाइक कैल्शियम, सोडियम, जिंक एंड मैग्नीशियम. नोट डाउन. एंड नेक्स्ट वन इज द डाई नाइट्रोजन. जो N2 है उसकी प्रिपरेशन की बात आती है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इन लेबोरेटरी और इन कमर्शियल प्रिपरेशन. कमर्शियली हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो हम कमर्शियली प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी जरूरत है तो हम लेबोरेटरी में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन. लेबोरेटरी प्रिपरेशन में आपको करना क्या है, द फर्स्ट मेथड इज, अगर हम अमोनियम क्लोराइड को NaNO2 के साथ कंबाइन कर दे देन इट विल गिव्स नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लस NaCl. तो दिस वन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन. अगर हम यहां पर देखें तो हमने जो इक्वेशन लिखी है दैट इज अनबैलेंस्ड, आप चाहें तो इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं. अभी आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं, दैट मींस अमोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड it will gives nitrogen gas. And second one is the whenever we heat ammonium dichromate, this is the formula of ammonium dichromate, on heating it will gives the chromic oxide and release nitrogen gas. And third one, whenever we react with ammonia with copper oxide, on heating it loses nitrogen gas and what we get, copper metal plus water. अगर आपको क्या कर चाहिए, बिल्कुल प्योर नाइट्रोजन चाहिए, इफ यू नीड वेरी प्योर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन देन वी यूज सोडियम एजाइड. So sodium azide on heating it will gives sodium plus nitrogen, and similarly barium azide also whenever heated it will gives barium plus nitrogen. And this reaction is used in एयर बैग्स. आपने देखा होगा गाड़ी में क्या होते हैं, एयर बैग्स होते हैं, और जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लेटेड हो जाते हैं और फूल जाते हैं, और क्या होता है उस पर्सन को बचा लेते हैं एक्सीडेंट में, उसको डैमेज नहीं होने देते हैं. तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए उसमें टाइम इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस केस में आप नोट करते हैं कि जो बैग यूज किए जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, सोडियम एजाइड होता है, और उसके ऊपर एक हीटिंग सेंसर लगा होता है जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो क्या करता है जैसे एक्सीडेंट होता है उसको हीट करना शुरू करता है. जैसे सोडियम एजाइड हीट होगा तो इट विल प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, जिससे कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो वो बैग है वो इन्फ्लेटेड हो जाता है और उस पर्सन को प्रिवेंट कर लेता है. अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन की, तो कमर्शियल प्रिपरेशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ये क्लास 9th में अगर आपको याद हो तो आपने वहाँ पर भी किया हुआ है कि जब भी हम क्या करते हैं एयर का डिस्टिलेशन करते हैं तो एयर में मेनली क्या है, 78% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन है. तो जब हम एयर का डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस. इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन इसमें कंडीशन है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो एयर है उसको लिक्विफाई करेंगे, तो जो बाकी की गैसेज हैं जो सॉलिडिफिकेशन होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सबलाइम, जैसे आप उसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो वो सीधा डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको सेपरेट कर सकते हैं. फिर जो हमें एयर मिलेगी लिक्विड एयर, उसको बनाया कैसे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर. तो एयर को हमने सबसे पहले लिक्विफाई करना है. आफ्टर लिक्विफिकेशन वी हैव टू यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. बाय दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो इस तरीके से अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए कमर्शियली अगर बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, लिक्विफिकेशन, देयर आफ्टर यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नोट करेंगे इसको. एंड नेक्स्ट वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी क्या हैं, फर्स्ट
प्रॉपर्टी पे चेक करते हैं कलरलेस, ओडोरलेस और टेस्टलेस। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अगर हम बात करें कौन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जिसकी प्रॉपर्टी है दैट मीन्स दिस गैस इज कलरलेस, ओडोरलेस और टेस्टलेस। अगर हम बात करें तो ये गैस कैसी है, नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक का मतलब इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, दैट मीन्स दिस वन इज नॉट हार्मफुल। अगर हम थर्ड पॉइंट पर आए, इट इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, किससे, एयर से। इट इज स्लाइटली लाइटर। और इसकी जो वेपर डेंसिटी है दैट इज 14। अगर हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं तो वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जो नाइट्रोजन है उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। फिफ्थ पॉइंट अगर देखें तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नाइट्रोजन उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 63.2 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन। तो दीज आर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो जो नाइट्रोजन है विच वन इज unreactive at room temperature, that means it do not react at room temperature। अगर आपसे रीजन पूछते हैं why this one is unreactive at room temperature, then answer will be because nitrogen gas contain nitrogen triple bond in between the nitrogen atoms। जो नाइट्रोजन के एटम उसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, that means its bond dissociation enthalpy is very high which is not easily provided at room temperature। That's why nitrogen is inert at room temperature but it can react at higher temperature। क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो उसको जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो इजीली प्रोवाइडेड हो जाएगी और उससे क्या होगा, जो एटम्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड नाउ दिस वन इज रिएक्टिव, दैट मीन्स इट कैन रिएक्ट एट हायर टेम्परेचर। अब फर्स्ट हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल। जो नाइट्रोजन गैस है अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करती है देन इट विल फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव नाइट्राइड। तो इट फॉर्म नाइट्राइड ओनली एट हायर टेम्परेचर। आपको याद होगा क्लास 10th के अंदर एक क्वेश्चन आता था, व्हाट डू यू गेट ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो वहां आपको बताया जाता था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड भी मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और वो हीट सफिशिएंट है किसको, नाइट्रोजन को उसके साथ कंबाइन करने के लिए। तो अगर हम लिथियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और सिंपली वी कैन से नाइट्रोजन, तो लिथियम कंबाइन विद नाइट्रोजन इट विल फॉर्म लिथियम नाइट्राइड एंड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला लिथियम की वैलेंसी 1 है, नाइट्रोजन की 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला विल बी Li3n। अगर हम मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन को कंबाइन करें इट विल फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगेन द सेम प्रोसेस, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और नाइट्रोजन की 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला विल बी Mg3n2 एंड इट इज कॉल्ड मैग्नीशियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन को अगर हम कंबाइन करें इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड द फार्मूला विल बी Aln। व्हाई, बिकॉज बोथ हैविंग द सेम वैलेंसीज। एल्यूमिनियम की भी 3 है और नाइट्रोजन की भी 3 है, तो फार्मूला क्या मिलेगा, Aln। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद नॉन मेटल। अगर हम नॉन मेटल के साथ इसकी रिएक्शन को चेक करें तो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है। फर्स्ट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नाइट्रोजन व्हेन एवर रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट विल फॉर्म अमोनिया। लेकिन इसमें आपको याद होगा कि कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती थी, हाउ वी गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया, जो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर था उसमें स्टडी किया था, जहां पर हम बताते थे लीचर्ट-लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वहां पर ये कंसेप्ट क्लियर होती थी। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन व्हेन एवर कंबाइन विद हाइड्रोजन इट विल फॉर्म अमोनिया एंड here we use a catalyst which one is iron and molybdenum is act as promoter, जो already आप पहले कर चुके हैं, and the temperature is 700 Kelvin and the pressure is 200 atmosphere। ये सब conditions हमने क्यों लगाई, to get the maximum amount of ammonia। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है उसकी सप्लाई हम कॉन्टिन्यूसली करेंगे, हाइड्रोजन की सप्लाई भी कॉन्टिन्यूसली करेंगे और कॉन्टिन्यूसली रिमूव करेंगे किसको, अमोनिया को। एंड यहाँ पर जो कैटलिस्ट है उसका रोल क्या है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और मोलिब्डेनियम यहाँ प्रमोटर है जो क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहेंस करता है। दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विच वन इज नेगेटिव -46 किलो जूल पर मोल।
जो क्या है एक्चुअली में क्या बताती है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक वन, क्योंकि जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव आता है रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब इसमें रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। लेकिन अगर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, व्हेनेवर नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म NO, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगी। अगर हम देखें तो दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज नियरली more than 2000 Kelvin, and this reaction enthalpy of formation is 135 kilojoule per mole. Which one is the positive? And this represent, this reaction is एंडोथर्मिक, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स द हीट। तो तभी हमने टेम्परेचर बढ़ाया और ये रिएक्शन कब होगी, मोर देन 2000 केल्विन टेम्परेचर होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर जो NO बनता है दैट वन इज वेरी अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, दैट इज NO2, विच वन इज स्टेबल एज कंपेयर टू NO। अब हम आते हैं यूजेस की तरफ। नाइट्रोजन के यूजेस ऑलरेडी आपको कुछ तो पता ही होंगे, कुछ हम बता रहे हैं जो आपको समझने हैं ध्यान से। फर्स्ट अभी आपने किया, तो दिस वन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। सेकंड आपको नाइट्रिक एसिड है, उसकी फॉर्मेशन में हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स जो हैं उनमें यूज हो जाता है, क्योंकि अमोनिया यूज होता है फर्टिलाइजर्स में। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द मेटलर्जी ऑफ आयरन एंड स्टील। जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन इनर्ट है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है। तो जब हम मेटलर्जी करते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन से उसको प्रिवेंट करने के लिए, वहां पर हम जो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं वो किसका होता है, नाइट्रोजन का। मेकिंग द थर्मोमीटर टू मेजर द हाई टेम्परेचर, जो गैस फील्ड थर्मोमीटर्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जहां नॉर्मली हम मर्करी थर्मोमीटर यूज करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर में यूज नहीं हो सकता है। तो हाई टेम्परेचर के लिए हम जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें ज्यादातर नाइट्रोजन यूज होती है, गैस फील्ड थर्मोमीटर। इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स टू प्रिवेंट द टंगस्टन फ्रॉम वोल्टलाइजेशन, जब अगर हम मान के चलते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो टंगस्टन है वो क्या होगी, वेपर्स में कन्वर्ट होगी, जिसको बोलते हैं वोलाटाइल। वोल्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन, जो उसको प्रिवेंट करती है ताकि जो टंगस्टन है वो वोलाटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस एंड इन क्रायोसर्जरी। जो क्रायोसर्जरी है या फिर अगर हम बात करें बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस है, उनको प्रिवेंट करना है। तो उनको प्रिवेंट करने का मतलब स्टोर करके रखना है काफी लंबे समय तक, तो उसको क्या करते हैं हम, लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन एक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है, कहने का मतलब उसको प्रिजर्व करके रखता है लंबे समय तक, और एक ये कूलेंट की तरह भी, रेफ्रिजरेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में होता है और काफ़ी माइनस में होता है। तो इससे रिलेटेड जो प्रिपरेशंस हैं वो आपने अच्छे से करनी है। अप टू नाइट्रोजन आपने जो भी रिएक्शंस हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके NCERT के हैं, इन टेक्स्ट के हैं, एक्सरसाइज के हैं, वो सारे आपने ट्राई करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर।